कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। शुरू तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में इसे हम 1 शॉट में ख़त्म करेंगे। पूरा वीडियो 1 शॉट में ख़त्म होगा। इससे पहले हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन 3 पार्ट में ख़त्म किया था। उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं। तो आज चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं 1 शॉट में। देखिए, हमारे लेसन का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। अब इस लेसन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, सबसे मेन फोकस हमारा 3 चीज़ पे है कि पदार्थ जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस में होता है, और तीनों का यहाँ अलग अलग कॉलम दिया है। इस कॉलम को आप इसके प्रॉपर्टीज़ के रूप में याद कर सकते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, इसमें कोई बहाव नहीं होता, यानी कि जहाँ ये होता है वहीं रहता है। इसके कण अत्यंत आसपास होते हैं और इसको थोड़ा भी दबाया नहीं जा सकता। ठीक। द्रव की खासियत ये होती है कि आकार इसका निश्चित नहीं होता, आयतन इसका निश्चित होता है, इसमें आयतन इसका निश्चित होता है, इसमें बहाव होता है। इसके कणों के बीच स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसको थोड़ा सा संपीड़ित किया जा सकता है। और तीसरा जो अवस्था था वो गैस अवस्था था, जिसमें आकार निश्चित अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, और इसका बहाव चारों दिशाओं में हर दिशा में होता है, बहाव भी इसका होता है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इसके टॉपिक। पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरी दुनिया में जो भी है, जो भी वस्तु है, वो उसे हम पदार्थ कह सकते हैं, और इन्हीं पदार्थों का हमने नाम दिया है। जैसे बात करने वाली पदार्थ मोबाइल, खेलने वाली पदार्थ बैट, गेंद, पढ़ने वाली पदार्थ बुक, है सारी चीज़ पदार्थ। लेकिन उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसे एक विशेष नाम दिया है। तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, मोबाइल है, किताब है, बुक्स है, ये सब हमारे आसपास हैं। तो अगर इसको कहीं रखते हैं तो ये स्थान घेरते हैं। तो यही है कि विश्व में जो भी सामग्री बनी हुई है वो सारे पदार्थ हैं, और हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो स्थान घेरता है और उसके पास अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब देखिए, हम पदार्थ के कणों को भौतिक गुण के आधार पर बांटेंगे। इनके भौतिक गुणों की हम बात करें तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इसका आकार बहुत 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 छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, तो देखिए हम पढ़ चुके थे कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको अगर तापमान बढ़ा दें तो इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के अंदर मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो चीनी उसमें गायब हो जाती है, जब बल्कि वो गायब नहीं होती है, उसमें कुछ पानी के कणों के बीच में कुछ थोड़े थोड़े जगह होते हैं जिसमें चीनी के कण जाके स्टेबल हो जाते हैं। आँखों से भले ही पानी में चीनी न दिखे घुल जाने के बाद, लेकिन उसे पीने पर हमें मीठा लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, चीनी है। ठीक है। नींबू पानी भी इसी तरह बनाया जाता है, चाय, काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती हैं। ठीक। और तीसरा चीज़ हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, इसमें 3 गुण हैं, पूरा डिटेल लिखा गया है कि पदार्थों के कणों का अभिलाक्षणिक गुण 3 है। पहला, पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी कि उनके पास गति ऊर्जा होती है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। तीनों ही अवस्थाओं में जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है। जब हम पानी का नल खोलते हैं तो पानी की धार को अगर अपनी उंगली पर उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो धार टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जहाँ पर होते हैं, पानी अगर कहीं भी अगर हम गिराते हैं, उसको तोड़ना चाहे तो टूटता नहीं है, फिर वो जुड़ जाता है, क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट दिया है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, उसकी गतिज ऊर्जा ठोस के पदार्थों में सबसे कम, द्रव में और मध्य गैस में अधिक होती है। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, गैस में, सबसे कम ठोस में, और द्रव में हर चीज़ मीडियम पाई जाएगी। द्रव गैस में सबसे ज़्यादा कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए वो दूर दूर तक चले जा सकते हैं एक दूसरे से। और ठोस में गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। और आकर्षण बल ठोस में ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहने का मतलब दूर दूर होना।
एक दूसरे से दूर दूर स्थिति पर पाए जाना। तो ठोस में हमको पता है कि कण एक दूसरे के एकदम पास होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ठोस के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, और द्रव में मध्यम रहता है, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक, उसके बाद गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है। ठीक, और द्रव अवस्था में सबसे कम होती है, और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। याद रखिएगा, गैसीय अवस्था में कणों की गति, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में। ठीक, तो सबसे अधिक कणों की गति गैसीय अवस्था में होती है, उसके बाद द्रव अवस्था में होती है, उसके बाद सबसे कम जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। तो कण हमेशा गति करते रहते हैं, इनकी कुछ सीमाएं होती है। देखिए, अब दूसरा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो हमको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसमें हमने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाओं में भेद किया सकता है। ये तो मानव शरीर की बात किया है कि मानव शरीर में भी हड्डी ठोस है, ब्लड द्रव है, और फेफड़ा जो हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं वो क्या है, गैस है। तो ठोस अवस्था के बारे में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका आकार निश्चित होता है, और ठोस अवस्था की जो सीमाएं होती हैं एकदम स्पष्ट होती हैं, यानी कि जितना उसका साइज होगा, शेप होगा, एकदम उतना ही होगा, उससे घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसका आयतन भी एकदम निश्चित और स्थित होता है, और इसे एकदम थोड़ा भी नहीं दबाया जा सकता है। हाँ, इसमें 3 हमने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा था कि 3 इसके ऊपर 3 अलग से उदाहरण दिए हुए थे। फिर क्यों ऐसा ठोस, रबड़ भी तो ठोस है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि रबड़ जो होती है ठोस होते हुए भी उसे हम खींचा जा सकता है। ठीक, तो उसमें हमने बताया था कि रबड़ ठोस होते हुए उसे खींचा जा सकता है, उसने अपनी अवस्था नहीं बदली। जैसे ही आप उस पर से अपना बल हटाएंगे फिर से वो अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल बल उस पर लगा है, इसीलिए ठोस ने अपनी आकार को बदला है। जैसे ही एक्सटर्नल बल हटेगा तो फिर से वो अपने पुराने आकार पे आ जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। जब उसमें एक्सटर्नल बल लगाए तभी वो आकार बदला, जैसे ही एक्सटर्नल बल हट गया उसने क्या कर लिया, आकार फिर से अपना ग्रहण कर लिया। दूसरी बात, चीनी वाला आप लोग पढ़ा था, चीनी वाला उदाहरण हमने लिया था कि चीनी के क्रिस्टल का साइज़ तो बदलता नहीं है, चाहे उसे आप किसी भी बर्तन में रख लीजिए, हाँ, बर्तन के हिसाब से उसका साइज़ बदल जाता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठोस का साइज़ आकार बदला, क्योंकि क्रिस्टल का साइज़ तो उतना ही है। इसके बाद हमने स्पंज वाला उदाहरण लिया था कि क्यों स्पंज ठोस होते हुए भी क्यों दब जाता है। तो उसके पीछे भी हमने कहा था कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जैसे ही उसे हम स्क्वीज़ करते हैं, दबाते हैं, उसमें से गैस निकल जाती है, जिसकी वजह से वो दब जाता है। पुनः उसको एक्सटर्नल फोर्स तो फिर से अगर हटाए तो फिर से वो अपने आकार पे आ जाता है, क्योंकि खाली स्पेसेस में फिर से गैसेस भर जाती हैं। तो इसको भी हमने देख चुके थे। अब दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था हमको पता है कि तरल होती है और इसमें बहाव होता है। इसका आकार कभी निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आयतन एकदम क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, और इसे ठोस के मुकाबले ज़्यादा और गैस के मुकाबले कम दबाया जा सकता है। ठोस को तो दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन द्रव को थोड़ा सा दबाया जा सकता है, हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके थोड़ा सा दबाया जा सकता है, लेकिन गैस की अपेक्षा बहुत कम दबाया जा सकता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा, ठीक है, आयतन इसका निश्चित रहने का एक ही कारण है कि इनके कणों के बीच क्या रहता है, आकर्षण बल रहता है, और द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल सकती हैं। पानी में घुलने वाली बहुत सारी गैसें हैं जिसकी वजह से जलीय पौधे और जीवों को क्या मिलता है, सांस मिलता है। इसके बारे में भी हमने एनसीईआरटी की बुक में जानकारी लिया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि द्रव में विसरण बहुत ज़्यादा होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गतिज द्रव में ज़्यादा होता है और ठोस के कणों की गति कम होती है। याद रखिएगा, विसरण जो है हमेशा द्रव में क्या होगा, ज़्यादा होगा ठोस के मुकाबले, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण है गतिज ऊर्जा का ज़्यादा होना। ठोस का अपेक्षा द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। और तीसरी अवस्था हमने पढ़ा है गैस अवस्था। गैस अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था, बहाव तो गैस और द्रव दोनों में होता है, इस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, इसकी बात करते हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। याद रखिएगा, निश्चित मत लिख दीजिएगा। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित है, द्रव में आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है, और गैस में दोनों ही निश्चित
नहीं हैं, क्योंकि गैस के कण इधर उधर स्वतंत्र रूप में घूमते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इसको जिस बर्तन में रखें ये उसका आकार भी ले लेती है, उसका आयतन भी ले लेती है। ठीक, अगर इसे हम चाहें तो कम छोटे से बॉक्स में भी गैस को प्रेसाइज करके रख सकते हैं या बड़े बॉक्स में भी रख सकते हैं। जैसे सिलेंडर का उदाहरण इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। देखिए, गैसीय अवस्था के कण जो होते हैं नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, बहुत तेज गैस अवस्था के कण गति करते हैं बहुत तेज़ी से। इसी कारण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और गैस के कणों के द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। दबाव बनाता है। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण ही गैस क्या बनाता है? दबाव बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम पेप्सी का खाली बोतल ले और उसमें से सांस से खींचते हैं, देखिए कैसे पचक जाता है, क्योंकि गैस उसके अंदर भर के उसके बोतल को अंदर से दबाए हुए है, प्रेशराइज किए हुए, जिसकी वजह से उसका आकार है। जैसे ही उसमें का हम गैस निकालते हैं, देखते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बर्तन के दीवारों पर क्या लगाता है? बल लगाता है। बर्तन ही नहीं, किसी भी चीज़ जहाँ गैस भरी होगी उसके दीवारों पे क्या लगाएगी? बल लगाएगी। आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को फिर से द्रव में और द्रव को फिर से ठोस में बदल सकते हैं? जी हाँ, हम बदल सकते हैं। बदलने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर पानी का ही उदाहरण लें तो पानी अगर ठोस अवस्था में पाया जाए तो उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, और उसे थोड़ा और गर्म कर दें तो वो किस में बदल जाएगा? वाष्प में। यानी कि ताप की वजह से पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, पदार्थ की अवस्थाएं ताप के कारण क्या बदलती हैं? इनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तापमान से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था गलनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक के बारे में, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे ही हम उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। ठीक, यानी कि उस द्रव्यमान, उस मैटर का, उस वस्तु का गलनांक वही होगा जिस ताप पर वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए। गलनांक इसीलिए अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग होता है। याद रखिएगा, जिसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा उसका गलनांक भी ज़्यादा होगा, और जिसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा उसका गलनांक भी कम होगा। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे ही उस तापमान को उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। और गलनांक का अधिक होने का कारण हम बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु का गलनांक अधिक कब होता है? जब उसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा हो। लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसीलिए लोहे का गलनांक भी अधिक होता है। उसे गलाने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा। और पानी के कणों का तापमान कम होता है, उसके बीच आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए उसका गलनांक भी कम होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता। याद रखिएगा, बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता, सिर्फ अवस्था बदलती है। और जो उसमें हम उष्मा दे रहे होते हैं वो संगलन की गुप्त उष्मा कहलाती है, क्योंकि तापमान को बढ़ने नहीं देती है। याद रखिएगा, संगलन की गुप्त उष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है, वो अवस्था को बढ़ने देती है। और एक बार जब वो पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल जाएगा तो अब उसको हम तापमान देंगे तो वो उसमें क्या करेगी? वृद्धि करेगी। यानी कि जब अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी वस्तु को जो हम तापमान दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता। ठोस बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो द्रव में बदलेगा, तो उस ठोस बर्फ़ का भी तापमान उतना ही है और उस द्रव का भी तापमान 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन हम सवाल ये कर सकते हैं कि हमने ठोस को तो आग पे रख के गर्म किया था, फिर क्यों दोनों का तापमान सेम है? तो तापमान सेम होने का कारण है संगलन की गुप्त उष्मा, क्योंकि जो हमने उसको उष्मा दिया है वो उष्मा किसमें? संगलन की गुप्त उष्मा हो गई है। यानी कि वो उष्मा किसमें खर्च हो गई है? अवस्था को बदलने में, ठोस से द्रव को बदलने में। ठीक है, क्योंकि ठोस का तापमान भी 0 था और ठोस का तापमान भी 0 था और द्रव का तापमान भी क्या था? 0 था। तो हमारा ऊर्जा गया कहाँ? तो वो छिप गई उसमें, जिसको हम संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं संगलन की गुप्त उष्मा को कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस
को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को गलाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पानी में बदलने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी उसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसको बार बार आप सुनिएगा, इसको आप ये आपको याद हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है उसे ही, या उबलना कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसका क्वथनांक कहलाता है। और हमको पता है कि हर वस्तु का क्वथनांक अलग अलग होगा। पानी का क्वथनांक 100 है और 100 डिग्री तापमान अगर लोहे को देंगे तो उसका कुछ नहीं होगा, वो ठोस का ठोसे रहेगा, द्रव में भी नहीं बदलेगा। गलनांक तो उबलना तो बहुत दूर की बात है। तो हर वस्तु का गलनांक भी अलग अलग होता है और हर वस्तु का क्वथनांक भी अलग अलग होता है। जल का क्वथनांक याद रखिएगा 373 केल्विन होता है और जल का गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है। यानी कि जो अगर ये केल्विन में है, बात करें अगर सेंटीग्रेड में, तो जल का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी सेम वही प्रक्रिया है कि 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलना, 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलना और बिना उसका तापमान बदले, यानी कि जो तापमान द्रव का है वही तापमान गैस का है, इसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखिएगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होता। याद रखिएगा, जब पानी उबलता है तो उसका तापमान में वृद्धि नहीं होता, 100 डिग्री पे ही रहता है। और वो क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी कि जब उसको हम ऊर्जा देते हैं तो अब वो उसको कणों के आकर्षण बल को तोड़ रही है। आकर्षण बल को तोड़ने के बाद अब वो किस में उसको परिवर्तित करेगी? गैस में। तो अब तक उसका ऊर्जा सेम है, उस गैस का भी ऊर्जा सेम है और उस पानी का भी ऊर्जा क्या है? सेम है। तो ऊर्जा हमारी जा कहाँ रही है? तो वो जा रही है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में, उसमें छिप रही है। याद रखिएगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, 100 डिग्री तापमान का अगर पानी है और 100 डिग्री तापमान का भाप है तो आपको पानी से हाथ कम जलेगा और भाप से हाथ ज़्यादा जलेगा। कारण क्या है कि 100 डिग्री तापमान अगर पानी का है तो उसके पास 100 डिग्री है टेम्परेचर, लेकिन अगर 100 डिग्री तापमान भाप का है तो उसके पास 100 डिग्री तापमान भी है और प्लस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी उसके अंदर है, जिसकी वजह से उसका तापमान ज़्यादा होगा और उससे हाथ जलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए भाप से हाथ ज़्यादा जलता है और गर्म पानी से हाथ कम जलता है। जलता तो दोनों से है, लेकिन गर्म पानी की अपेक्षा 100 डिग्री तापमान के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री तापमान का अगर भाप होगा तो हाथ आपका ज़्यादा जलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। ठोस से द्रव, अगर गर्म चीज़ों को ऊष्मा देंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा और द्रव को भी गर्म करेंगे तो गैस, और ठीक उसका उल्टा ठंडा करेंगे तो द्रव में और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में। ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है? अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस से गर्म करने पर, ऐसा पदार्थ जो ठोस है और उसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर, फिर अमोनियम क्लोराइड, और ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो एक उदाहरण भी दिया है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम देखिए, यहाँ पे दिया है कि चीनी मिट्टी के प्याली में अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं तो चीनी मिट्टी की प्याली पर कीप को उल्टा करके अगर रखते हैं, उसके सिरे पर रुई का डाट लगा देते हैं और धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, तो हम देखेंगे कपूर या अमोनियम क्लोराइड दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि गैसीय अवस्था में बदल जाती है और कीप के भीतरी दीवारों पर पदार्थ का वाष्प संघनित हो जाता है, यानी कि वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो या कपूर हो, इस दोनों को अगर हम चाइना डेस, इसको चीनी मिट्टी का बर्तन में अगर रख के गर्म करें और ऊपर से कीप को उल्टा करके ऊपर से रुई से ढक दें और इसको गर्म करें, देखेंगे तो कपूर या अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया? गायब हो गया है। और इसके दीवारों पे, इसके चारों ओर दीवारों पे क्या बन गया है? इसके चारों ओर दीवारों पे बन गया है छोटे छोटे वाष्प के कण, जो बताते हैं कि कपूर किस में बदल गया है? सीधा वाष्प में बदल गया है, द्रव में भी नहीं बदला, सीधा किस में बदल गया है? वाष्प में। अब देखिए दूसरा उदाहरण, ताप का प्रभाव देख लिया। अब दाब के प्रभाव पर बात करते हैं
कि क्या दाब के प्रभाव से भी वस्तुओं की अवस्थाएं बदलती हैं, तो जी हाँ, ज़्यादा दाब के प्रभाव पर भी वस्तुओं की अवस्थाएं बदलती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एलपीजी सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं। गैस को इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि किसमें बदल जाता है, लिक्विड में। कभी कभी सिलेंडरों को अगर हम हिलाते हैं तो क्या दिखता है, लिक्विड दिखता है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, ज़्यादा दाब बढ़ने पर गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ये भी ये प्रक्रिया, ज़्यादा दाब बढ़ने पर गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं और सीधा किस में बदल जाते हैं, वो द्रव में। अच्छा, एक इसका एक बहुत फ़ायदे वाला चीज़ भी हमें दिखता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, ड्राई आइस में बदल सकते हैं। इसको बिना द्रव में बदले किस में बदलते हैं, सीधा ठोस में बदल देते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग, वही बात हम कर रहे थे कि फिल्मों में जो स्वर्गलोक या कभी कभी फिल्मों में वाइट कलर का जो निकलता है, आजकल तो शादी ब्याह में भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फिल्मों में चलता है वही लाइफ में भी आ जाता है, तो निजी लाइफ में आता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि शादी ब्याह में दुल्हा दुल्हन के साइड में बगल में एक बड़ा सा लोटा लगा होता है, उस लोटे में से वाइट वाला धुआं निकल रहा होता है। तो वही, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको ज़्यादा मात्रा में संपीड़ित करके सॉलिड में बदल दिया जाता है। और सॉलिड को जैसे ही हम उसमें रखते हैं, उसको हवा के संपर्क में जैसे ही आता है, फिर से अपने तापमान की सबसे सीधा वाष्प बदल के निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद वाष्पीकरण क्या होता है, देखिए एक और टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाष्पीकरण क्या होता है, तो ऐसी सतह जिसमें द्रव पदार्थों की सतह के क्वथनांक से नीचे भी किसी भी तापमान पर वाष्प बदलने लगता है, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए हमने पढ़ा है अवस्थाएं कब बदलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव को हम गर्म करते हैं, 100 डिग्री तापमान पे जाता है, और 100 डिग्री तापमान पे जाने के बाद वो अपना अवस्था बदलता है, द्रव से किस में बदल जाता है, गैस में। लेकिन एक सवाल उठता है कि 100 डिग्री तापमान बिना हुए, 100 डिग्री तापमान बिना हुए, कभी कभी हम देखते हैं कि तालाबों के ऊपर से पानी उड़ रहा होता है, नदियों में जाते हैं तो नदियों के ऊपर से ही देखते हैं भाप निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो इस घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ये किसी सतह पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो बिना अपने किसी तापमान पर, किसी भी तापमान पर किस में बदलना शुरू हो जाते हैं, वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिस चीज़ से हो रही है, अगर उसका हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज। इसीलिए कपड़े फैला के सुखाते हैं, या दूध ठंडा करना होता है तो थाली वाली में ठंडा करेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तापमान में वृद्धि, अगर हमारे जो चीज़ है अगर उसके तापमान में आसपास के क्षेत्र में अगर तापमान बढ़ जाए, जैसे गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है और ठंडी के दिनों में नहीं सूख पाता है, क्यों, क्योंकि आसपास का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने से हवा में आर्द्रता, हवा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। क्योंकि तापमान बढ़ने पर हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, और कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो याद रखिएगा। और आर्द्रता, अगर हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। देखिए अगर हवा में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण घट जाएगी, और अगर हवा में आर्द्रता घट जाएगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। ठीक एक दूसरे के उल्टा है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आर्द्रता घट जाती है क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसीलिए तेज हो जाती है। बरसात के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाती है, इसीलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। देखते हैं गर्मी में हर चीज़, चीनी या और भी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा गीला गीला टाइप का हो जाता है, उसके पीछे यही कारण है। आगे वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। और वाष्पीकरण होती है तो इससे हमें शीतलता महसूस होती है, याद रखिएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो जो आसपास के द्रव के कण होंगे, जो द्रव का कण उड़ेगा हवा में, वो क्या करेगा, आसपास की गर्मी को अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से ठंडा बना रहेगा। एकदम इसी सिद्धांत पे काम करता है हमारा कूलर। कूलर में हम पानी भरते हैं और पानी में, वो पानी जो होता है कूलर में मौजूद, जो मोटर जो भी और पंखे जो भी होते हैं, वो उसको छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में बाहर फेंकते हैं, और वो पानी के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, अपने आसपास का हाई टेम्परेचर जो है अवशोषित कर लेते हैं और फिर से भाप बन के उड़ जाते हैं, और इसकी वजह से उसके आसपास क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। कूलर बार बार पानी फेंकता रहता है, तो वो क्या करता है, वो पानी फेंकता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है कि वो पानी की मात्रा बढ़ा देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं,
कि एसीटोन हाथ में डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, इसका भी बताया था मैंने कि एसीटोन हाथ पे जैसे टच करता है उस एरिया की गर्मी को लेके उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसके बाद गर्मी में हमेशा सूती कपड़े पहनना चाहिए, ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, एकदम वाइट कलर का कपड़ा हो और एकदम सिंपल हो, ताकि कॉटन का हो, ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया, रिफ्लेक्शन, सनरेज की रिफ्लेक्शन भी हो और वाष्पीकरण की हमारा पसीना भी उसमें अवशोषित हो जाए, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होगा, ठंडा। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है गर्मी के दिनों में, और रंग बिरंगा कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, वाइट कलर का कपड़ा हो और सिंपल हो। और गर्मी में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग मैदानों में और कहीं कहीं भी क्या करते हैं, पानी छिड़ते हैं, ताकि क्या बनी रहे ठंडी में। तो इसके बाद एक्सरसाइज दिया है, आप इसको दोहराएंगे, याद करेंगे और अच्छी तरह से इस लेसन का रिवाइज करेंगे। इसको मैंने कम समय में इसको रिवाइज करा दिया है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए, आपका दिन शुभ हो।